हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अवधेश कुमार शर्मा एग्ज़ाम कार्ड लाइव क्लास में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपके बीच में 25 जनवरी को पहली शिफ्ट वाला होने वाला जो पेपर है, उसका जो हिंदी वाला जो पोर्शन है, उसको मैं सॉल्व के लिए उपस्थित हुआ हूं। ध्यानपूर्वक सुनेंगे। साथ ही विद्यार्थियों, हमारे जो सहयोगी मित्र हैं वो अपनी अपनी विषयों का बहुत अच्छे से अच्छा प्रदर्शन आपके बीच में लेके आएंगे। तो थोड़ा सा मैं आपसे संकेत करना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा देखते रहिए और हमारे टीचरों के द्वारा किया गया जितना भी सॉल्व है और उसका बहुत अच्छा अनुभव करेंगे, आपके जीवन में लाभकारी सिद्ध होगा। चलो मित्रों, मैं मिलता हूँ प्रश्न नंबर 1 पर। प्रश्न नंबर 1 में लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। विद्यार्थियों, सबसे पहले पूछा गया है नहीं, और पूछा किसका गया है? अमृत का। और क्या पूछा गया है? पर्यायवाची। अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है, उस विकल्प का चयन करना है। तो सबसे पहले मैं अमृत के कुछ पर्यायवाची की जानकारी आपको देता हूं। देखिए, अमृत का सुधा होता है, सोम होता है, अमी होता है, पीयूष होता है। ये अमृत के पर्यायवाची हैं। विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 1 में कहा गया है कि अमृत शब्द का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है उसका चयन करना है। तो अब सुधा अमृत का पर्यायवाची है, सोम अमृत का पर्यायवाची है, अमी अमृत का पर्यायवाची है, लेकिन क्षीर की अगर बात करें तो ये पानी के रूप में आता है तथा कभी दूध के रूप में आता है। तो उत्तर क्या होगा? ये होगा। प्रश्न नंबर 1 का जो उत्तर होना चाहिए वो विकल्प संख्या 3 है। अगले प्रश्न की ओर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि जो पहले नहीं हुआ हो उस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द में उत्तर देना है। विद्यार्थियों, एक शब्दों का समूह है और शब्दों के समूह में से उनका जो भाव है, उनका जो उत्तर है वो एक शब्द में उत्तर देना है, उस विकल्प का चयन करना है। तो ऐसा लिखा गया है जो पहले नहीं हुआ हो, वो पूछा गया है। इसके लिए पूर्व का अर्थ क्या है? पहले। और अनुत्तन का जो अर्थ है वो पूर्ण और पूर्व का पालन करता है। और अन्यत्र का मतलब है कहीं दूसरी जगह, दूसरी जगह का पालन करता है। और अपूर्व का मतलब क्या है? जो पूर्व में नहीं हुआ हो, क्योंकि पूर्व से पहले अ जोड़ा है और अ विरोधाभास का प्रतीक होता है। इसीलिए इस अपूर्व का जो सही है वो क्या होगा? जो पहले नहीं हुआ उसको अपूर्व कहते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर होगा वो अपूर्व होगा। अगले प्रश्न की ओर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। गीता को अचार अच्छी लगती है। गीता को अचार अच्छी लगती है। इस रेखांकित भाग के आधार पर इन विकल्पों में से जो जायज उत्तर है उसका चयन करना है। तो अब देखिए भाई, अगर बात अच्छे की करें तो ये कैसा है? ये बहुवचन। और अच्छी और लगते, इनमें क्रिया का वचन गलत है। क्रिया का वचन गलत है। और अच्छे लगता, यहां भी अगर बात की जाए तो क्रिया का वचन गलत है। और अच्छा लगता है, ये क्रिया की
स्थिति है वो ठीक से पालन करती है। गीता को अचार अच्छा लगता है क्योंकि अचार जो है वो कैसा है, पुल्लिंग, और ये लगती जो है वो कैसा है, स्त्रीलिंग। इसीलिए उत्तर क्या होगा, ये होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। किसका पूछा गया है बंधुओं, क्रिया विशेषण का। तो सबसे पहले तो आपको यही जानना चाहिए कि क्रिया विशेषण क्या होता है। क्रिया विशेषण का मतलब है वे शब्द जो क्रियाओं की विशेषता बताते हैं उनको क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आराम से खाइए, या धीरे से चलिए, या सुंदर लिखिए। तो ये लिखने की, खाने की, चलने की ये क्रियाएं हैं, इनकी विशेषता बता रहे हैं। तो क्रिया विशेषण का मतलब क्या है, जो क्रियाओं की विशेषता बताते हैं उनको क्रिया विशेषण कहते हैं। अब पूछा गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। अब यहां रेखा गाती है, यहां विशेषता का कोई वर्गीकरण नहीं आया है। अनुराधा आएगी, इसमें क्रिया की विशेषता का कोई वर्णन नहीं है। राहुल पढ़ता है, यह सामान्य कथन है, क्रिया विशेषण की बात हो ही नहीं है। अशोक कल खेलेगा, विद्यार्थियों जो खेलने की बात है, खेलने का समय कब है दिया है इसमें, कल। तो क्रिया विशेषण का रूप कौन सा होगा, क्रिया विशेषण की अगर बात करते हैं तो क्रिया विशेषण के रूप 4 होते हैं। एक होता है रीतिवाचक, एक स्थानवाचक, एक परिमाणवाचक और एक कालवाचक। तो ये कल क्या है, समय। इसलिए खेलने की विशेषता का जो टाइमिंग शो कर रहा है वो ये है। अतः उत्तर क्या होगा, ये होगा। अब समझ में आया है आप लोगों को कि क्रिया विशेषण की जो विशेषता बताने वाली कंडीशन है वो ये है। इसीलिए उचित विकल्प का उत्तर होगा वो विकल्प संख्या 4 होगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देना आप लोग। क्वेश्चन संख्या 5, यह हाथी विशालकाय है। एक ऐसा कथन लिखा है कि यह हाथी विशालकाय है। अब ऐसा कहा गया है कि उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची। रेखांकित शब्द का क्या बताना है, पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से करना है। तो रेखांकित में क्या आया है, हाथी, और हाथी का पर्यायवाची क्या है, कुंजर, और क्या होता है, हस्ती हाथी का, और क्या होता है, द्वीप। ये हाथी के पर्यायवाची हैं। तो अब हमें देखना है कि रेखांकित में जो हाथी शब्द आया है ये वाला, इस हाथी शब्द का क्या बताना है, पर्यायवाची। तो विद्यार्थियों सिंह तो हो नहीं सकता है, और घोटक का अर्थ घोड़ा है, और ये हाथी का पर्यायवाची नहीं है। और मृग के 2 अर्थ समझ लीजिए, एक हिरण समझ लीजिए और एक सिंह समझ लीजिए। तो भाई ये हाथी के पर्यायवाची है नहीं। अब आई हस्त की बात। तो अगर बहुत अच्छा मैं बात करता हूं विद्यार्थियों आपको बहुत अच्छे तरीके से, तो करेक्टली जो शब्द होना चाहिए वो ये होना चाहिए भाई, हस्ती। लेकिन अब इसका ये पालन करता है, इसीलिए विकल्प का उत्तर क्या होगा, ये होगा। बहुत अच्छा उत्तर तो हस्ती होना चाहिए, लेकिन अब इसमें हस्ती दिया है तो ये तीनों विकल्प इसका पालन नहीं करते हैं, इसीलिए उत्तर होगा 4th नंबर का। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 6 में एक मुहावरा दिया है,
और उस मुहावरे में एक रिक्त स्थान दिया गया है। तो रिक्त स्थान वाले भाग पर नीचे दिए गए विकल्पों का जो विकल्प बना करके दिया है उससे रिक्त स्थान की पूर्ति करनी और मुहावरे का पालन करना है। तो अब प्रश्न ये आता है कि ईद का रिक्त स्थान होना। विद्यार्थियों, आपने अक्सर ये सुना भी होगा, एक मुहावरा है, ईद का चांद होना। ईद का चांद होने का मतलब है कभी कभी दिखाई देना या बहुत समय बाद दिखाई देना। कभी कभी दिखाई देना या बहुत समय बाद दिखाई देना, ये ईद के चांद का अर्थ होता है विद्यार्थियों। अब देखिए, ये ईदी लिखा है विद्यार्थियों, ये कोई शब्द नहीं है, इसकी तो बर्तनी गलत कर दी है। और ये खाने के लिए एक सामग्री तैयार की जाती है, सेवई। तो ये खाने की सेवई है, इसके लिए ईद का सेवई होना ये कोई मुहावरा नहीं है। और ईद पर कुछ लोग मिठाई भी खाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो उत्तर कौन सा होना चाहिए? चांद। थोड़ा सा ध्यान देना, ईद का चांद होना ये मुहावरा है। तो उत्तर कौन सा होगा? 4th नंबर का। क्वेश्चन संख्या 7 में आप लोग ध्यान देंगे। मेघदूतम महाकवि कालिदास का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वाक्य में अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। विद्यार्थियों, किसका चयन करना है? अशुद्ध वर्तनी का। अर्थात जो हमें लिखा हुआ मिल रहा है इसमें कहीं कुछ गलत लिखा हुआ है। अब गलत लिखा हुआ है तो ध्यान देना। मेघदूत सही लिखा हुआ है, महाकाव्य सही लिखा गया है, महत्वपूर्ण ग्रंथ बिल्कुल ठीक से लिखा है। अब बचता है कालिदास। विद्यार्थियों, थोड़ा सा कालिदास जो शब्द की जो वर्तनी है उस पर ध्यान देना, कैसे लिखा जाना चाहिए। कालिदास शब्द जो है वो करेक्टली ऐसे लिखा जाता है विद्यार्थियों। ऐसे लिखा जाता है। और लिखा कैसे है? कालिदास, जहां छोटे ई का स्वर होना चाहिए वहां बड़ी ई का स्वर लगा लिया गया है। तो गलती किसमें है? इसमें। इसलिए उत्तर क्या होगा? ये होगा। क्वेश्चन संख्या 8 की ओर ध्यान देना। क्वेश्चन संख्या 8 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक वाक्य में साप शब्द के लिए उचित विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। ये दिया है साप। विद्यार्थियों ध्यान देना, ये साप दिया हुआ है और इस शब्द के लिए क्या लेना है? विलोम लेना है। तो साप शब्द का जो विलोम है वो क्या होना चाहिए? वरदान। साप का विलोम क्या है? वरदान कह सकते हैं, आशीर्वाद कह सकते हैं, आशीर्वाद कह सकते हैं, वर कह सकते हैं। ये साप शब्द के विलोम हैं। अभी हमको ये देखना है, प्रश्न में ये मांगा गया था कि जो साप शब्द है उसका विलोम जो है उसका चयन करना है। हम आपसे बहुत दूर हैं इसलिए इसमें साप की कोई बात सामने नहीं आई है। हम प्रसन्न हैं, इसमें साप की कोई बात सामने नहीं आई है। और हम दुखी हैं, साप तो इसमें भी नहीं आया है। अब यहाँ आया है कि आपके आशीर्वाद से हम कुशल हैं।
तो विद्यार्थियों ये शब्द जो देख पा रहे हैं आप आशीर्वाद, ये साप का विलोम होगा। ये क्या होगा? साप का विलोम। तो क्वेश्चन संख्या 8 में जो साप शब्द आया है उसका जो उचित विलोम शब्द होना चाहिए वो यहां पर आशीर्वाद से है। किससे है? आशीर्वाद। तो उत्तर क्या होगा? ये होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का विकल्प संख्या 4 उत्तर होगा। आगे लिखते हैं, थोड़ा सा अगले प्रश्न पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान पर उपयुक्त मुहावरे का प्रयोग करना था। यानी एक सेंटेंस लिखा हुआ है और उस सेंटेंस में एक रिक्त स्थान है, उस रिक्त स्थान पर उपयुक्त मुहावरे का अर्थ प्रदान करने वाला जो विकल्प है उसका पालन करना है हमको। तो अब थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, क्या लिखा हुआ है? मेरे बच्चे प्रतिदिन टहलने जाते हैं। मेरे बच्चे प्रतिदिन, और रिक्त स्थान पर आया है टहलने जाते हैं। अब थोड़ा ध्यान देना, एक विकल्प है औंधे मुंह। औंधे मुंह की बात है तो औंधे शब्द का तो उल्टा अर्थ है, तो भाई उल्टा मुंह टहलने क्यों जाएंगे, इसलिए ये तो विकल्प होगा नहीं भाई। अब आया गिरे मुंह, तो गिरे मुंह ये भावार्थ में गलत है। मुंह गिरता नहीं है, लटकता है मुंह भाई गुस्सा में आकर के, इसलिए ये विकल्प होगा नहीं। अब आता है अंधेरे मुंह। अंधेरे मुंह का मतलब है, थोड़ा ध्यान देना, अंधेरे मुंह का मतलब है दिन निकलने से पहले। दिन निकलने से पहले ये अंधेरे मुंह का मतलब है। और फटा मुंह नहीं होता है भाई, खुला होता है। तो ऐसा श्योर नहीं है कि मुंह हर वक्त खुला हो, इसलिए 3 कथन तो पूरी तरह से गलत है ये। इसलिए ऐसा सेंटेंस हो सकता है कि मेरे बच्चे प्रतिदिन कैसे? अंधेरे मुंह। मेरे बच्चे प्रतिदिन अंधेरे मुंह, यानी दिन निकलने से पहले टहलने के लिए जाते हैं। ये वाक्यांश को पूरा करता है, इसीलिए उत्तर क्या होगा? ये तीसरा वाला। चलो क्वेश्चन संख्या 10 की ओर ध्यान देना। क्वेश्चन संख्या 10 में लिखा है, वह स्थान जहां स्थायी महत्व की वस्तुओं का संग्रह किया जाए। एक सेंटेंस लिखा है, वो शब्दों का समूह है, उस स्थान को बताना है जहां पर महत्वपूर्ण वस्तुओं को इकट्ठा किया जाता है। विद्यार्थियों अभी उस प्रश्न पर विचार करिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द में उत्तर देना है। तो देखिए, पुस्तकालय की बात की जाए तो ये पुस्तकों से संबंधित है। ये किससे समय है? पुस्तकों से संबंधित। और विद्यालय पढ़ाई से संबंधित। और प्रयोगशाला प्रयोगों से संबंधित। और संग्रहालय, संग्रह का अर्थ ही इकट्ठा करना होता है। और कहा भी गया है कि वह स्थान जहां स्थायी महत्व की वस्तुओं का संग्रह हो। तो उत्तर क्या होगा? संग्रहालय। जहां पर महत्वपूर्ण वस्तुओं को इकट्ठा किया जाता है उसको संग्रहालय का नाम दिया जाता है। इस प्रकार उत्तर 1 होगा, पहला विकल्प ही इसका सही है। क्वेश्चन संख्या 11 की ओर ध्यान देना। निम्नलिखित वाक्य के रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। यानी रेखांकित इसमें दिया है भाग में,
एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि बेटों में युद्ध हो गई, ऐसा लिखा गया है। बेटों में युद्ध हो गई। अब ये युद्ध शब्द के नीचे रेखांकित बना दिया है, तो अभी हमें रेखांकित भाग के आधार पर जो उचित विकल्प है उसको उत्तर में रखना है। अब ध्यान देना, बेटों में युद्ध हो गई, तो विद्यार्थियों देखो ऐसा कहते हैं कि अगर युद्ध की बात की जाए तो ये पुल्लिंग का प्रदर्शक है, और क्रिया कैसी है, स्त्रीलिंग की, इसलिए पहला विकल्प उत्तर नहीं होगा। अब वो बेटों में पिटाई हो गई, तो पिटाई जो क्रिया है वो सभी बेटों में हो गई है, भाव के अनुसार ये गलत है। पिटाई जो है सेंटेंस के अनुसार कैसी है, गलत है। अब मैं संग्राम की बात करता हूं तो ये पुल्लिंग का प्रदर्शक है। संग्राम शब्द किसका प्रदर्शक है, पुल्लिंग का। लेकिन लड़ाई की बात की जाए तो ये स्त्रीलिंग का प्रदर्शक है। ये किसका है, स्त्रीलिंग का। इसलिए सेंटेंस में उत्तर ये हो सकता है कि बेटों में लड़ाई हो गई। ये तीनों विकल्प उत्तर नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल से उचित विकल्प की जो स्थिति है वो ये करता है। इसलिए विद्यार्थियों को सेंटेंस करेक्ट स्थिति में लाने के लिए इस विकल्प का चयन करना होगा। आगे अगले प्रश्न की ओर ध्यान देना। क्वेश्चन संख्या 12 में लिखा गया है कि बर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। विद्यार्थियों 3-4 विकल्प दिए गए हैं और किसी एक सेंटेंस में बर्तनी संबंधी कुछ दोष आ गया है। तो जो दोष आ गया है उसका चयन करना है कि आखिर काल की गलती है, लिंग की गलती है, वचन की गलती है या क्रिया की गलती है। इस तरीके से किसी एक बिंदु का पालन करते हैं तो अभी हम बात करते हैं यहाँ, उसे कई ऐसी घटनाएं याद हैं जो उसकी जवानी में घटित हुई थी। एक ऐसा सेंटेंस लिखा है कि उसे कई एक ऐसी घटनाएं याद हैं जो उनकी जवानी में घटित हुई थी। अब वो थोड़ा सा देखना है भाई किसकी गलती है। उसे कई ऐसी, इसका मतलब है पूरी तरह से सही लिखा गया है। अब बात करते हैं घटनाएं, इसका मतलब है इसमें जो दोष है वो किसका है, इस बिंदु का दोष है। घटनाएं याद हैं, यहाँ एक दोष निकल करके आया है, लेकिन कुछ और विकल्प हैं। जो उसकी जवानी, इसका मतलब है कथन ठीक से लिखा है, में घटित हुई थी, कई एक थी, इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो ये भी कथन ठीक लिखा है, ये भी कथन ठीक लिखा है और ये भी कथन ठीक लिखा है। लेकिन आप बात कर रहे थे अशुद्ध भाग में जो अशुद्धि की, तो अशुद्धि का दोष किसका है, इस बिंदु का। और इस बिंदु का मतलब क्या होता है बंधुओं, अनुस्वार। तो गलती किसकी है, अनुस्वार की। अनुस्वार की गलती है, उत्तर क्या होगा, ये होगा। चलो अगले प्रश्न पर ध्यान देना। क्वेश्चन संख्या 13 की ओर विचार करेंगे आप लोग। एक वाक्यों का समूह है और उस वाक्यों के समूह का एक शब्द में आपको उत्तर देना है। अब कैसा लिखा हुआ है वो देखते हैं आप लोग। जो लोक में संभव न हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द देना है। कितना बड़ा लिया है, जो लोक में संभव ना हो, इतना शब्दों का समूह है। अब जो लोक से रिलेटिव नहीं होता है उसके लिए एक ही शब्द हमारे सामने आता है, इसको क्या कहते हैं, अलौकिक। और जो लोक से संबंधित तो उसको कैसा कहते हैं, लौकिक। तो लोक से संबंध इसका है और लोक से संबंध इसका नहीं है। तो लौकिक का मतलब है लोक से संबंध, और असंभव का मतलब है कार्य नहीं हो सके, ये असंभव का अर्थ है। और लोकायुक्त ऐसा कहना चाहिए, लोक में युक्त है या विराजमान है।
ये लोकायुक्त है। अब अलौकिक का मतलब है लोक में अ जोड़ दिया है, और अ कौन सा जुड़ा है? अ क्या है? उपसर्ग। और इसका अर्थ क्या होता है? नहीं। तो जो लोक में संभव नहीं होता है उसको अलौकिक कहते हैं। क्वेश्चन संख्या 13 का विकल्प एक ही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर विचार करिए। अविचल शब्द का विलोम निम्न में से नहीं है। विद्यार्थियों, बात की जा रही है विलोम की, और कैसा नहीं है इस पर विचार करना है। अविचल शब्द का जो विलोम नहीं है उसका चयन करना है। तो आगे इस पर मिलते हैं। देखिए, विकल का अर्थ है बेचैन और व्याकुल, और डांवाडोल का मतलब है स्थिति का खराब होना, या ऐसा कहना चाहिए अस्थिर स्थिति। और ढुलमुल का कहते हैं लचीलापन। ढुलमुल का मतलब लचीलापन। अभी हमको बात करनी थी अविचल का। अविचल जो चल फिर नहीं सकता है, जो विचलित नहीं हो सकता है, इस शब्द का अर्थ देना है। तो जड़ जो होता है वो स्थित होता है, स्थिर होता है, एक जगह होता है, वो आगे नहीं जा सकता है। अब विचल का मतलब है विचलित हो जाए, और जड़ का मतलब है स्थिर है। तो ये दोनों एक दूसरे के विलोम के रूप में उपस्थित हुए, इसलिए उत्तर यही होगा। इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 14 का विकल्प संख्या 1 ही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 15 में आप विचार करेंगे, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? बंधुओं, सर्वनाम से रिलेटिव जो अशुद्धि है उस अशुद्धि पर विचार करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ऐसा कहना चाहता हूं कि आखिर सर्वनाम क्या है। शब्द के अर्थ की अगर बात की जाए तो सर्वनाम का मतलब जो सबका नाम है वो सर्वनाम है, अर्थात वे शब्द जो सबके नाम के बदले प्रयोग होते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनामों की जो स्थिति है वो दो है, एक मौलिक होते हैं, एक यौगिक होते हैं। और उन मौलिक सर्वनामों की संख्या की बात करते हैं तो उनकी संख्या 11 है, और उन 11 को 6 टुकड़ों में बांट दिया है। अब उन 6 में कहाँ कैसी गलती है उस पर बात करनी है। मुझे पता है कि आज वह यहां आएगा, एक सेंटेंस ऐसा लिखा है, और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, और वह तो बिल्कुल पत्थर बन गया। इस प्रकार ये 3 सेंटेंसों में प्रयोग किए गए हैं। आगे लिखा है तुम तेरा घर स्वयं खुद संभालो। तो यहां तुम के साथ में तेरा का जो प्रयोग किया है वो गलत है। तेरा के स्थान पर क्या होना चाहिए बंधुओं? अपना। तुम अपना घर खुद संभालो, तुम अपना घर स्वयं संभालो। तो यहां होना चाहिए अपना, और दिया क्या है? तेरा। तो दोष किसका है? इस बिंदु का। इसीलिए उत्तर क्या होगा? ये 4th नंबर का उत्तर होगा। क्वेश्चन संख्या 16 में एक गद्यांश दिया है विद्यार्थियों, और उस गद्यांश को पढ़ करके उसमें कुछ विकल्प रिक्त स्थान के बनाए गए हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब देखिए भाई, विकल्पों की पैराग्राफ तो देखने में काफी छोटा लग रहा है, 2 ही पंक्तियों में पूरा किया गया है। पहले पूरा परिवार एक संसार के रिक्त स्थान था। एक स्टॉपेज यहां है विद्यार्थियों। पहले पूरा संसार एक परिवार के था। विद्यार्थियों, भीतर की बात करें और अंदर की बात करें
ये दोनों समान अर्थ लेकर के रहते हैं। भीतर की बात करें या अंदर की बात करें, ये दोनों का है। तो विद्यार्थियों, पूरा संसार परिवार के भीतर नहीं आ सकता है, इसलिए ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। अब विकल्प बचे हमारे पास दो। अब दो में हमें ये देखना है कि एक तो लिखा है समान और एक लिखा है सामान। सेंटेंस ये कह रहा है कि पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था। अब सामान में परिवार से कोई मैचिंग नहीं है, इसलिए करेक्ट कंडीशन क्या होगी? एक परिवार के समान था। विद्यार्थियों, पहले समय की बात की जा रही है, तो रिक्त स्थान पर क्या आएगा? समान। अब देखिए आप सेंटेंस को, पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था। अब अगले क्वेश्चन पर विचार करिए। अगले क्वेश्चन पर विचार करिए। अभी अभी आप देख रहे थे, इसमें एक नंबर पर क्या आया था? समान। अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। अब विकल्प आया है एक दूसरे के दूर और एक दूसरे से दूर, एक दूसरे ने दूर, एक दूसरे में दूर। विद्यार्थियों, इन विकल्पों में से भरना है। सेंटेंस को देखिए, पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे के हो नहीं सकता, से होगा, और ने हो नहीं सकता, और मैं हो नहीं सकता। इसलिए अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। अब अगले प्रश्न की ओर ध्यान देना। अभी क्वेश्चन संख्या 17 में आप देख रहे थे, विकल्प का उत्तर ये होगा। क्वेश्चन संख्या 17 में अभी देख रहे थे, तो विकल्प का उत्तर क्या होगा? ये वाला। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करता हूं, तो क्वेश्चन नंबर 18 में आप देखेंगे, पहले बड़े बड़े दालानों आंगनों में सब बंधकर। विद्यार्थियों, ये बंधना पशुओं के लिए जायज था, इसलिए ये उत्तर नहीं होगा। और दालानों में या आंगनों में छिपा नहीं जा सकता है, वो खुले होते थे, इसलिए ये नहीं होगा। मिलजुल कर रहते थे, पहले बड़े बड़े दालानों आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे। अगले क्वेश्चन नंबर 19 पर विचार करिए आप लोग। उत्तर क्या था? अभी अभी देख पा रहे थे आप लोग, ये मिलजुल कर। आगे अगले प्रश्न की ओर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 को थोड़ा सा देखेंगे। जी सर, क्वेश्चन नंबर 19, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। रिक्त स्थान छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने। सब छोटे छोटे डिब्बे विकल्प का उत्तर नहीं होगा, और सभी छोटे छोटे डिब्बे विकल्प का उत्तर नहीं देगा, और जब छोटे छोटे डिब्बे विकल्प का उत्तर नहीं होगा। लेकिन अब जब बंटने लगा है, तो अब की स्थिति आएगी निकल करके। अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है, इसलिए उत्तर क्या होगा? ये होगा। अगले प्रश्न की ओर ध्यान देना। क्वेश्चन संख्या 20, सिमटने लगा है, लगी है, लगता है, तो
ये विकल्प नहीं होगा, ये विकल्प नहीं होगा, ये विकल्प नहीं होगा। विकल्प का उत्तर क्या होगा? लगा है। इसलिए उत्तर ये होगा। स्टूडेंट, इस प्रकार मैंने इन 20 प्रश्नों का अभी ठीक प्रकार से अपनी विचारों से बहुत अच्छा उत्तर देने का प्रयास किया है। इसी प्रकार साथियों मैं आपको अगले चरणों में मिलता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार विद्यार्थियों, फिर मिलूँगा अगले पेपर्स के लिए। अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की हमारी एक जो पुस्तक है, ये एसएससी जीडी की जो परीक्षा से संबंधित प्रकार की जो पुस्तक है, इसकी विशेषताओं पर मैं आपको वर्णन करता हूँ विद्यार्थियों। सबसे पहली बात तो ये है कि इस पुस्तक के अंतर्गत विगत परीक्षाओं में किसी भी किस्म के प्रश्न पूछे गए हों, उनका समावेश इस पुस्तक में आया हुआ है। दूसरा क्या है कि इसका हमारी टीम के जो लोग हैं, उन्होंने इतने अच्छे ढंग से सॉल्यूशन इसमें दर्शाया गया है कि आपको पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा। काफ़ी मेहनत करने के बाद इस पुस्तक को तैयार किया गया है। मित्रों, मुझे पूरा आशा है, पूरा विश्वास है कि जब आप इस पुस्तक को देखते हैं, आप परीक्षा का कहीं से भी प्रश्न को देखते हैं, कहीं कोई समस्या अगर आपको आती है, तो इसमें हमने एक क्यूआर कोड की व्यवस्था की है। सारी सब्जेक्ट का अलग अलग क्यूआर कोड है। हिंदी का अलग है, मैथ का अलग है, रीजनिंग का अलग है, जीएस का अलग है, इंग्लिश का अलग है। तो जैसे ही आप क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे आप लोग, तो 1 मिनट में हमारी ये पुस्तक आपको पूरा सॉल्यूशन उपलब्ध कराएगी। तो साथियों, मैं ऐसा कहना चाहूँगा इस पुस्तक के विषय में कि आपकी तैयारी के लिए, आपके जीवन को एक अच्छा आयाम प्रदान करने के लिए हमारे टीचर्स बंधुओं ने इस पुस्तक को जो तैयार किया है, उसमें अथक श्रम किया है, वो आपके जीवन को एक सार्थक सिद्ध होगी, आपको अच्छी सफलता दिलानी होगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप स्वयं तथा अपने साथी मित्रों को संदेश करिए, सूचना दीजिए, अधिक से अधिक संख्या में इस पुस्तक का अध्ययन करें और आप अपने भावी जीवन को एक नया आयाम प्रदान करें। जीवन सफलता के लिए ये सबसे सरल और सूक्ष्म सूत्र आपको प्रदान करते हैं हमारा ये अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड। थैंक यू स्टूडेंट्स।